हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2 आंकड़ों का संग्रह कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उससे संबंधित यहाँ पर मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगी। और आप लोग प्लीज़ बुक ज़रूर रीडिंग कीजिए ताकि आपके टर्म 1 से जो संबंधित क्वेश्चंस आए उसको आप इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वह है प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं। पहला, प्रकाशित आंकड़े होते हैं, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तीसरा है 1 और 2 दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राइमरी डाटा, याद रखिएगा वो क्या होते हैं, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा होता है। यानी कि जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो उस क्षेत्र में जाकर आंकड़ों को, संबंधित क्षेत्रों में जाकर आंकड़ों को एकत्र करते हैं। चलिए दूसरा सवाल, द्वितीय समक होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हो। पहला, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े होते हैं। दूसरा, प्रकाशित आंकड़े होते हैं। तीसरा है 1 और 2 दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो द्वितीयक समक होते हैं यानी कि सेकेंडरी डाटा, याद रखिएगा वो क्या होते हैं, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े भी होते हैं और प्रकाशित आंकड़े होते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो होगा उसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक संबंध होते हैं। या इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक आंकड़े हैं, या प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, या प्राथमिक आंकड़े से आप क्या समझते हैं। तो 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं आप उसमें देख सकते हो। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, मूल होते हैं यानी कि मौलिक। दूसरा होता है संकलित यानी कि पूर्व में संग्रहित, पहले से उसको कलेक्ट करके रखा गया। तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थित आंकड़े, और जो चौथा है वो प्रकाशित आंकड़े। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मूल यानी कि मौलिक। ठीक है, मौलिक आंकड़े, इसका जो आंसर होगा वो होगा मौलिक आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़ों के स्रोत हैं प्राथमिक, द्वितीयक। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जो आंकड़े होते हैं ना, आंकड़ों के जो स्रोत होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, याद रखिएगा आंकड़ों के जो स्रोत होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है तथा सांख्यिकीय अनुसंधान करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिवादी कहते हैं, या फिर गणक, अनुसंधानकर्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना को बनाता है और सांख्यिकीय अनुसंधान करता भी है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंधानकर्ता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में जनगणना की जाती है। तो दोस्तों ये आप लोगों को पता ही होगा, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या 9th-10th में पढ़े होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भारत में जो जनगणना की जाती है, सेंसस, जिसे जनगणना को इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं, तो कितने साल पे की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 2 यानी कि 2 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष में, 3 10 वर्ष में, और जो चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष में। तो दोस्तों याद रखिएगा यह 3 नंबर आंसर होगा, यानी कि 10 वर्ष में इसकी जनगणना जो भारत में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वह क्वेश्चन नंबर, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं। तो जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदर्शक, दूसरा है गणनाकार, तीसरा है व्याख्याता, और चौथा नंबर ऑपरेटर। तो वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है यानी कि डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गणनाकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं। किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से जो संकलित समंकों को कहते हैं। तो याद रखिएगा मूल रूप से जो संकलित किए जाते हैं, तो जहाँ मूल रूप आ जाए तो याद रखिएगा क्या होगा। यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जहाँ मूल रूप से बात हो रही है तो याद रखिएगा वो होगा प्राथमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9,
जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं। यदि कुछ समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संगणना, अनुसंधान, प्रतिदर्श अनुसंधान, प्रत्यक्ष अनुसंधान, अप्रत्यक्ष अनुसंधान। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रतिदर्श अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। तो समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। ऑप्शन है देव निदर्शन, व्यवस्थित निदर्शन विधि, सविचार निदर्शन विधि, बहुस्तरित निदर्शन विधि। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा देव निदर्शन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जो द्वितीयक आंकड़े हैं उसे प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाशित स्रोत, दूसरा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तीसरा भारत की जनगणना, चौथा है श्रम ब्यूरो। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं तो इसमें आप देख सकते हो तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 1 प्रकाशित स्रोत का प्रयोग किया जाता है द्वितीयक आंकड़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसी सवाल को किस तरह से पूछ सकते हैं? किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला संगणना प्रणाली में, निदर्शन प्रणाली में, स्तरित प्रणाली में या सविचार प्रणाली में। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा संगणना प्रणाली में। ठीक है, यानी कि समग्र की प्रत्येक इकाई का जो अध्ययन किया जाता है वह संगणना प्रणाली में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित एक निदर्शन विधि के लाभ हैं। मितव्ययिता, दूसरा है वैज्ञानिक, शीघ्र निष्कर्ष या इनमें से सभी। तो निदर्शन विधि के जो लाभ होते हैं क्या क्या हो सकते हैं? तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 14 नंबर, इनमें से निम्न में से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शुद्धता, दूसरा मितव्ययिता, तीसरा विस्तृत आवृत क्षेत्र सरल। तो एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ क्या हैं? तो जो प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान करता है उस क्षेत्र में जाकर सीधे तौर पे तो उसमें शुद्धता मौजूद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नावली का जो प्रयोग किया जाता है यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला चित्र बनाने में, दूसरा लॉरेंज वक्र में, तीसरा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में या सर्वेक्षण में। तो प्रश्नावली का जो प्रयोग किया जाता है ना वो सर्वेक्षण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के क्या गुण हैं? जो गुण होते हैं वो बताना है कि जो गुण है वो क्या है। तो पहला सरलता, प्रश्नों की सीमित संख्या, प्रश्नों का उचित क्रम और इनमें से सभी। तो एक श्रेष्ठ यानी कि अच्छी प्रश्नावली जो तैयार की जाती है, जो अच्छी मानी जाती है, उसमें तीनों गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सरल होने चाहिए, प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए और प्रश्नों का जो क्रम होता है उचित होना चाहिए। पहले आसान से सवाल होने चाहिए, फिर धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की ओर आना चाहिए। ये प्रश्नावली के गुण हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचना संग्रहित करना उपयुक्त होता है। वहाँ कहाँ उपयुक्त होता है? जैसे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है, वहाँ पर सूचनाएं निरंतर एवं सतत आधार पर आवश्यक होती हैं। तीसरा उच्च स्तर पर की शुद्धता आवश्यक होती है और चौथा जो है सूचक शिक्षित होते हैं। तो ये चौथा नंबर जो ऑप्शन है ना वो होगा आपका आंसर, यानी कि जो डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं संग्रहित करना कहाँ उपयुक्त होता है? तो सूचक शिक्षित होते हैं वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, प्राथमिक समंक
क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक संबंध अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, यहाँ पे देखना है कि कौन प्राप्त करते हैं। तो पहला स्वयं, दूसरा समाचार पत्रों द्वारा, तीसरा पत्रिकाओं द्वारा, अन्य साधनों द्वारा। तो याद रखिएगा जो प्राथमिक संबंध होते हैं, मैंने बताया था अनुसंधानकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में जाकर आंकड़ों को एकत्र करता है, तो ये हो जाएगा स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सेकेंडरी डेटा होते हैं ये, चलिए द्वितीयक होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया। प्रकाशित आंकड़े डैश आंकड़े होते हैं। क्या होगा, प्रकाशित आंकड़े डैश आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाशित होते हैं, जिसको प्रकाशित कर दिया जाता है, उन डाटाओं को क्या कहते हैं? तो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, ठीक है। 21, आंकड़ों का सरकारी स्रोत है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना रिपोर्ट, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंकड़ों का सरकारी स्रोत होता है, कहाँ से वो करते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण से भी करते हैं और जनगणना रिपोर्ट से भी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जो संबंध अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं उस वह कहलाते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तीसरा है एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था अभी कि अनुसंधानकर्ता अगर स्वयं डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा? प्राथमिक आंकड़े होंगे, ठीक है। अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? पहला देव निदर्शन पर, स्तरित निदर्शन पर, समूह निदर्शन पर, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा न्यायादर्श जो आधारित होता है वो देव निदर्शन पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से निदर्शन का एक प्रकार कौन नहीं है? तो पहला यहाँ पे आ जाएगा देव प्रतिचयन, दूसरा सविचार प्रतिचयन, तीसरा है मिश्रित प्रतिचयन और नेक्स्ट है दोगुना प्रतिचयन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। नेक्स्ट 25, जनगणना अनुसंधान है। पहला समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन है, दूसरा निदर्शन के सभी इकाई, तीसरा एक और दो दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जनगणना अनुसंधान जो है उसका आंसर क्या होगा? समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 26, अनुसंधान की विधियां हैं। कितनी विधियां अनुसंधान की? तो अनुसंधान की जो विधियां हैं, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, 6 और 8। तो इसमें जो आंसर होगा 2 विधियां अनुसंधान की, ठीक है। नेक्स्ट है 27, संगणना विधि है। संगणना विधि क्या है? मितव्ययी है, उपयुक्त जहाँ संसाधन विस्तृत हों, तीसरा उपयुक्त जहाँ समग्र के इकाई समरूप हों और चौथा जो उपयुक्त जहाँ समग्र के सभी इकाई समरूप ना हो। तो यहाँ पे याद रखिएगा संगणना विधि जो है उपयुक्त जहाँ पर समग्र के सभी इकाई एक रूप ना हो, तो संगणना विधि उसे ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है? सजातीय संबंध के लिए, विजातीय संबंध के लिए, सभी संबंध के लिए, इनमें से कोई नहीं। जो संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है वो सबसे ज़्यादा विजातीय संबंधों के लिए उपयुक्त माना जाता है, विजातीय, ऑप्शन नंबर 2। 29 है, लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है। लॉटरी विधि तो देव निदर्शन प्रणाली में, मिश्रित निदर्शन प्रणाली में, प्रतिचयन प्रणाली में, संगणना प्रणाली में। तो दोस्तों देव निदर्शन प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट है 30, NSS की स्थापना हुई थी। नेशनल सैंपल सर्वे। नेशनल सैंपल सर्वे इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी?
1960 में, 1970 में, 1930 में या 1950 में? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा 1960 होगा, ऑप्शन नंबर 1। 31 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की विशेषता क्या है? तो जो जनसंख्या की विशेषता है, व्यापकता, नियमितता, निश्चित क्षेत्र, इनमें से सभी। तो जो जनसंख्या की जो विशेषता है वो तीनों है, व्यापकता है, नियमितता है, निश्चित क्षेत्र है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये जनसंख्या की विशेषता मानी जाती है। अब है 32, क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो किया जाता है उसका आयोजन करता कौन है? पहला NSSO, दूसरा CSO, तीसरा है 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं ना, उस संस्था का नाम है NSSO। ठीक है। आज लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, औद्योगिक समंकों का संग्रह होता है, कहाँ होता है? पहला ऑप्शन NSSO द्वारा, FCI द्वारा, तीसरा है 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा औद्योगिक समंकों का जो संग्रह होता है वो ऑप्शन नंबर 1 NSSO द्वारा होता है।